हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं और जब उन कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है या वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा इसी वीडियो में। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों, तो प्लीज़ जा करके उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये चैप्टर ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो जो घंटी है ना उसे ज़रूर बजा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब देखिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं अगर हम इनको डिफाइन करने पर आए तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से चार्ज का फ्री फ्लो अलाउड होता है। यानी अगर उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए या उनके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उनके अंदर एक्चुअली में फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल होता है। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। ऑन दी अदर हैंड जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर ये फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं होता। उसका कारण है इनका जो कॉम्पोजिशन है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर का ब्लॉक है, लेट अस अज्यूम ये मेरे पास एक कंडक्टर मैंने यहां पर ले लिया, मान लो मेटल का ब्लॉक है। तो मेटल के ब्लॉक के अंदर अब जो इसके एटम्स होते हैं, ये मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है इन एटम्स का। ठीक है, और ये इनके चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेल बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात है ना। अब अगर मैं इस मेटल को 0 केल्विन पर लेकर के चलूं, इफ इट इज एट 0 केल्विन, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों ये यहां पर बंधे हुए होंगे और ये कहीं नहीं जा रखे होंगे, ऐसे अंदर रहेंगे यहां पर। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है। देखिए, जो मेटल्स होते हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं। यानी ये जो न्यूक्लियस है इन पर कोई बहुत ज्यादा तेजी से फोर्स नहीं लगा रहा, दे आर मच लूजली बाउंड। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाता है, वैलेंस शेल से, और जंप कर जाता है बाहर की तरफ। तुरंत यहां पर ऐसे बाहर निकल आएगा, तुरंत का तुरंत, है ना। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी और ये बाहर निकल करके आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आ जाते हैं तो इनको बोला जाता है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही किसी भी मेटल के अंदर कंडक्शन का कारण बनते हैं। कोई भी मेटल कंडक्टर जो होगा, अब अगर मैं इसी पीस को इसी मेटल के ब्लॉक के दोनों एंड्स पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, देखो जैसे ही मैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, ये मैंने पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। तो इस मेटल के अंदर जो फील्ड यहां पर जनरेट होगी वो ऐसे जाएगी। ध्यान रखना, ये फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मेटल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से। एक्सटर्नल फील्ड कोई लगाओगे वो मेटल के अंदर नहीं मिलती। कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझाऊंगा ये चीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्री हो गए थे, ये तुरंत इनका जो मूवमेंट है ये इस एक्सटर्नल फील्ड से उल्टी दिशा में तुरंत भागना शुरू कर देंगे, ऐसे। ठीक है ना। और इनका यही फ्लो जो है ये बनाता है करंट। तो यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तभी हम कहते हैं जब भी हम किसी मेटल के एंड पर पोटेंशियल लगाते हैं तो उसके अंदर चार्ज का फिजिकल मूवमेंट फीजिबल अलाउड होता है, इसीलिए उनको बोला जाता है कंडक्टर्स। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं बिल्कुल इससे उल्टा होते हैं। उनके ऊपर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज का फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। हमने प्रीवियसली हाँ ये जरूर पढ़ा था कि इंसुलेटर्स की एक खास टाइप होती है जिनको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जब उन डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उनके दोनों एंड्स पर स्टैटिक चार्ज आ जाता है। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। आगे इस चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे कैसे होते हैं वो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो हमने ये जरूर पढ़ा था कि कुछ खास तरह के इंसुलेटर्स होते हैं जिनके सरफेस पर स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है।
लेकिन बच्चों वो चार्ज स्टैटिक होता है, वो चार्ज मूव नहीं कर सकता कंडक्टर्स की तरह, तो इसलिए उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यस और नो? हो गया ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कंडक्टर शो करते हैं जब उनको एक्सटर्नल फील्ड से एक्सपोज किया जाता है, यानी उनको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, तो ये जो कंडक्टर्स हैं ये ऐसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। अब इसे समझते हैं, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा ये समझ करके कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल फील्ड में कैसे रखते हैं भाई, मैंने यहां पर मान लो ये हमारी फिगर, इसको थोड़ा इधर सरका लेते हैं, है ना भाई। हमने क्या किया, हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दी। एक्सटर्नल फील्ड कैसे लगाई भाई, मैंने यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट रख दी, ठीक, और यहां पर एक नेगेटिव प्लेट रख दी। तो यहां पर एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब हमें पता है कंडक्टर के अंदर इंडक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ये वाला जो चार्ज था ये था Q और ये जो चार्ज था ये था Q डैश। अब अगर आप याद करो, मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था, याद है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती थी, और जो इंड्यूस्ड चार्ज था उसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू या क्यू डैश, वो था माइनस क्यू 1 - 1 अपॉन के। कंडक्टर्स वाली वैल्यू डाल करके देखो, माइनस क्यू 1 - 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू, या मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ क्यू डैश इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यू, ये भी तो कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना इंड्यूस्ड चार्ज होता है उतना ही इंड्यूसिंग चार्ज होता है। अब अगर आप किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें, E का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। अगर मैंने एरिया सेम लिया है और चार्ज की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इसका मतलब बाहर की वजह से जो फील्ड इसके अंदर बनी, एक्सटर्नल फील्ड, वो थी E नॉट। इसके अंदर जो अपने इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से फील्ड बनी, E इंड्यूस्ड, वो ये। अब दोनों का चार्ज बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं इसकी वजह से ही, इसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है, E नॉट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा E इंड्यूस्ड के मैग्नीट्यूड के। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जो नेट फील्ड आएगी अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो E नॉट माइनस EI आ जाएगा, और इसीलिए कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड आती है उसकी वैल्यू निकल करके आती है बच्चों 0। इसीलिए कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड होती है एग्जैक्टली उतनी ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर अपने अंदर इंड्यूस्ड फील्ड बना लेता है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट होती हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर होते हैं, इसीलिए नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कम्स आउट टू 0। तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि जो कंडक्टर होता है उसके इंटीरियर में कोई फील्ड नहीं पाई जाती। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर आप किसी कंडक्टर के सरफेस को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, ये बात आपको याद रखनी है।
ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि भाई अगर मान लो मैंने कहा ये मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुई बल्कि किसी एंगल पर हुई, हमने कहा जी फील्ड ऐसे जा रही है, कुछ एंगल थीटा पर है, ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ई टेंजेंशियल और एक ई परपेंडिकुलर। हमें पता है ई परपेंडिकुलर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो ई टेंजेंशियल है वो अगर यहां पर कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की वजह से ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा सरफेस के अलोंग, और चार्ज मूव करेगा तो ये बना देगा करंट। कैसा करंट? सरफेस करंट। लेकिन ऐसा कोई सरफेस करंट एक रखे हुए चार्ज कंडक्टर के अंदर कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब ये करंट नहीं होगा, आई की वैल्यू जीरो होगी। आई जीरो है तो इसका मतलब एफ जीरो है, एफ जीरो है। अभी देखो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट था, अगर आप एफ की वैल्यू निकालो तो Q इंटू ई टेंजेंशियल लिखेंगे, और ई टेंजेंशियल रेजोल्यूशन से अगर हम देखें इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यस और नो? अब देखो Q तो जीरो नहीं है, E भी जीरो नहीं है, इसका मतलब अगर F जीरो है तो कॉस थीटा भी जीरो होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखिए, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज सरफेस पर होता है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। कैसे? मान लो मैंने ये कोई भी एक रैंडम ऐसी शेप का कंडक्टर ले लिया, ठीक, मैं इसके सरफेस के जस्ट इंटीरियर में, यहां पर जस्ट अंदर, बिल्कुल जस्ट सरफेस से टच होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। ये जो है ये मेरा है गॉसियन सरफेस, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, ये हमने एक गॉसियन सरफेस यहां पर बना डाला, ये गॉसियन सरफेस है। अब अंदर जो फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होती है। यस और नो? तो गॉस थ्योरम कहता है जो फ्लक्स होता था, जिसको हम लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक, और इसको हम लिखते थे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ई जीरो है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा जीरो इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं कह सकता हूं इनसाइड द कंडक्टर द चार्ज इज जीरो। इसीलिए कोई चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, जितना भी चार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? इस गॉसियन सरफेस के बाहर, और इस गॉसियन सरफेस के बाहर क्या लाया कर रहा है? कंडक्टर का सरफेस। इसलिए सारा चार्ज कहां लाया करता है? कंडक्टर के सरफेस पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, यानी अगर आप किसी कंडक्टर के सरफेस पर देखें या उसके अंदर, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए मैंने ये एक कंडक्टर ले लिया, ठीक, इसके अंदर फील्ड जीरो है। अब हमें पता है E इनसाइड को अगर मैं लिखूं, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं dv अपॉन dr, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो मैं लिख सकता हूं जीरो इक्वल्स टू dv अपॉन dr। किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा हो, इसका मतलब v इज कांस्टेंट। तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। और हमें पता है मैक्सिमा के कंडीशन में हमने सीखा था, कोई क्वांटिटी मैक्सिमम होने पर कांस्टेंट हो जाती है, और सरफेस का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो वही पोटेंशियल अंदर भी लाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है, इसके सरफेस की अगर आप फील्ड निकालो, मान लो इस सरफेस पॉइंट पी पर अगर मैं फील्ड निकालता हूं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। यस और नो? अब अगर आप ध्यान दो, ये जो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेकिन ये जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, ये तो होता है उसका सरफेस एरिया A,
तो मेरे पास E का फॉर्मूला बन जाता है Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप याद करो चार्ज पर यूनिट एरिया को तुम लिखते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो E का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इस रिलेशन से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक हॉलो कंडक्टर है, ये यहां पर ये हॉलो है, यह खोखला है और यहां पर इसमें मेटल यहां पर भरा हुआ है, जैसे हॉलो शेल स्फेरिकल शेल होता है ना, तो उसकी कैविटी की बात हो रही है यहां पर ये, ठीक है। अंदर से ये खोखला है, तो हमें पता है मैं जितना भी चार्ज दूंगा वो सारा कहां लाया करेगा, सरफेस पर। तो जब सरफेस पर लाया करेगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो अगर आप एक गॉसियन सरफेस बना भी दोगे, मान लो मैं इस कैविटी के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये मैंने बना दिया गॉसियन सरफेस। तो अगर मान लो मैं एक गॉसियन सरफेस यहां पर बना भी रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर कितना चार्ज है, जीरो। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूं, जिसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, जो कि होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज जीरो, तो इसका मतलब E इज जीरो। इसलिए एक हॉलो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से आप सिंपली इनको प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, यस और नो, क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। सबको क्लियर हो गया यहां तक, यस और नो बच्चों। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो चलिए अब देखते हैं हमारा एक और टॉपिक, और बड़ा मजेदार टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस पर कई तरह के क्वेश्चंस बन चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। अब ये शील्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो शील्ड का मतलब होता है ढाल। ढाल का काम क्या होता था बच्चों, ढाल का काम पुराने जमाने में होता था किसी सामने वाले के, जो कोई वॉरियर था, अगर वो आपके ऊपर वार करता है तो उससे बचाना। तो बेसिकली शील्ड का काम होता है बचाना। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, या वो काम ही नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। तो अगर इतना कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, तो क्या करें, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज ना करें, नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग। अब शील्डिंग करने के लिए हम करते क्या हैं, हम यहां पर कंडक्टर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप याद करें, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको ये चीज एक्चुअली में वेरीफाई करनी है तो एक बड़ा मजेदार सा काम बताता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त है, बड़ा दुखी करता है, पढ़ते समय फोन करता रहता है, मैसेज करता रहता है, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि आप अपना फोन स्विच ऑफ करो, वरना उसे लगेगा बुरा मान जाएगा, भाई आपका दोस्त है बुरा मान जाएगा कि फोन स्विच ऑफ कर लिया, मैं फोन कर रहा हूं तो, ठीक। तो क्या करो, आप अपना फोन लो, उसको एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर लो, या फिर कोई स्टील का टिफिन होगा उसके अंदर अपने मोबाइल फोन को रख दो। उसके बाद आप कॉल करके देखोगे आपका फोन आउट ऑफ रीच आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा फोन है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करता है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। अब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल करके बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अब स्टील का टिफिन या एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर आपने फोन को रख दिया तो कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होंगी, तो आपके फोन से ना तो सिग्नल जाएगा ना सिग्नल आएगा, इसीलिए आपका फोन आउट ऑफ रीच हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ट्राई करके देखना, ठीक। मजा आए तो लाइक जरूर करना। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए, कि किसी कंडक्टर के अंदर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को रख दो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करती, इसी को बोलते हैं शील्डिंग। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए मान लीजिए एक चार्ज था, ये भैया बहुत सारी फील्ड बना रहा है, लेकिन मुझे इस फील्ड से अपनी डिवाइस को बचाना है, तो मैंने एक हॉलो मेटल कंडक्टर ले लिया, ये हॉलो मेटल का पीस है। अब इंडक्शन से यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव से फिर आगे शुरू हो जाएगी, है ना, यही होगा।
लेकिन यहां पर बीच में कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका जो भी डिवाइस जिसको आपको बचाना था आप यहां पर रख दो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आपको बचाना था यहां पे रख दिया आपने, तो उस इंस्ट्रूमेंट पर कोई फील्ड एक्ट नहीं करेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब शील्डिंग के साथ साथ हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग क्या होता है समझते हैं। अब भैया स्क्रीनिंग समझने के लिए आप इमेजिन करो, सनस्क्रीन, आजकल बड़ी तेज धूप हो रही है, सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन का काम क्या होता है, आने वाली यूवी रेडिएशंस को आपकी स्किन तक पहुंचने नहीं देती, पहले ही रोक लेती है। इसी तरीके से आप सनशेड लगाते हैं, स्क्रीन्स लगाते हैं, तो उनका काम भी क्या होता है, सन की हार्मफुल गर्मी वाली रेडिएशंस को एंटर ना करने देना। तो स्क्रीनिंग का मतलब है, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग बोल रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली ब्लॉक कर देना। अभी प्रीवियस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां थी, यहां थी, यहां पर नहीं थी, तो ये ब्लॉक नहीं कर पाया, इसके बाद फिर शुरू हुई। अगर मैं आगे भी चाहता हूं कि फील्ड ना जाए, उसको करना है, तो मैं इस कंडक्टर को अर्थ कर सकता हूं। देखो कैसे, ये मैंने वही अपना पुराना वाला चार्ज लिया, बड़ा सा प्यारा सा चार्ज। अब जो मैंने मेटल लिया, उस मेटल का फार एंड यानी दूर वाला हिस्सा, जो दूसरा सरफेस था, इसको मैंने अर्थ कर दिया। ये सिंबल पहचान रहे हो, बता चुका हूं अर्थिंग में। अब यहां पर तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था वो अर्थ में चला गया अर्थिंग की वजह से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी पॉजिटिव से और खत्म होगी नेगेटिव पर, है ना। पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पर खत्म होगी। ना तो यहां मिलेगी और ना इसके आगे मिलेगी। तो अब इस मेटल ने क्या किया, इस मेटल ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और मजा आने लगा है फिजिक्स पढ़ने में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। अपना प्यार मुझे कमेंट्स में जरूर दिखाइए। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। इससे YouTube में मदद मिलती है वीडियोस को आगे दूसरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए। आप भी ये काम कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मजा आने लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ करके मजा आए और फिजिक्स सबके लिए आसान हो पाए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।